फिशरीज सेक्टर यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ास तौर से यूपीएससी मेंस के लिए। तो एक रिसेंटली द हिंदू में एक एडिटोरियल आया था, द रियल क्राइसिस इन इंडियाज फिशरीज। तो हम इस एडिटोरियल को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ में इस सेक्टर को, फिशरीज सेक्टर, ब्लू रेवोल्यूशन को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि किसी भी तरह के मेंस के क्वेश्चन को हम हैंडल कर पाए। तो इस एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं पहले, बाकी पॉइंट्स हम बाद में देखें। तो यहाँ पर क्या, एक डेटा जो में एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। गवर्नमेंट क्लेम कुछ कर रही है और एफएओ की असेसमेंट कुछ और है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है, एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, CMFRI, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। भाई इसका अकॉर्डिंग कह रहा है कि मोर देन 90% जो है ना स्टॉक्स, फिश स्टॉक्स जो है वो हेल्दी और सस्टेनेबल है। जबकि एफएओ का असेसमेंट कुछ और कह रहा है। एफएओ कह रहा है भाई जो मरीन फिशरीज हैं वो एक प्लेट्यू रीच कर गई हैं, सेचुरेशन पॉइंट पे आ गई उनकी प्रोडक्शन। तो स्टॉक जो है सेचुरेशन पे है उनका, उनको फुल्ली एक्सप्लॉइट कर लिया गया ऑलमोस्ट जो है। तो मोस्ट ऑफ द मेजर फिश स्टॉक्स जो है ओवर यूटिलाइज्ड है। साथ के साथ में ओवर कैपेसिटी है, एक्सेसिव फिशिंग हो रही है, ओवर फिशिंग हो रही है। ट्रोलर फ्लीट्स का एक्सप्लोजन हो रहा है, मोर देन 60,000 ट्रोलर फ्लीट्स हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बताएगी बाई एफएओ असेसमेंट। तो एफएओ का डेटा है, इसको आप डायरेक्टली कोट कर सकते हो इंट्रोडक्शन में भी, और कहीं आपको सपोर्ट करना हो पॉइंट्स वगैरह उनके अंदर भी। इसके अलावा भी एफएओ के कुछ और डेटाज हैं जो हम इस आर्टिकल के बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम देख रहे हैं भाई, CMFRI का डेटा कुछ कह रहा है, एफएओ का डेटा कुछ और कह रहा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों के डेटा को कलेक्ट करने के जो तरीका है वही डिफरेंट है, वही अलग तरीके से कर रहे हैं। CMFRI जो है वो लैंडिंग डेटा के थ्रू जो है ये सब इन्होंने एनालिसिस किया है। लैंडिंग डेटा का मतलब है कि जो लैंडिंग सेंटर्स है वहां पे कितनी फिश जो है लेके आए गई है, और उसी के थ्रू वो पूरे कंप्लीट EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का स्टॉक को वहां से अंदाजा लगाते हैं। जबकि जो एडवांस नेशन है वहां पे सी में कितना स्टॉक असेसमेंट है उसको वहां पर जाकर उसको असेस करते हैं। ऐसा नहीं कि लैंडिंग सेंटर पे जहां आए उसके हिसाब से अंदाजा लगा लिया, नहीं। वो अंडर वाटर जाते हैं, साइंटिफिक टूल्स को यूज करते हैं, और एग्जैक्टली exactly जो एक्वेटिक लाइफ अवेलेबल है वहां पर उसको वो मेजर करते हैं वहां पे। तो अब समझ सकते हैं कि भी क्यों ये एक डिफरेंस आ रहा है डेटा के अंदर ही, इसी एनालिसिस के अंदर ही। ठीक है, तो हाँ, क्योंकि एक्सपेंसिव थोड़ा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, हम उसकी तरफ मूव करना चाहिए, बट अभी जो हम लैंडिंग डेटा को यूज़ कर रहे हैं, ये अलग अलग EEZ वगैरह क्या चीज़ है। तो EEZ आपका जो फर्स्ट 200 नॉटिकल माइल्स तक वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यहाँ पर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ऑयल गैस फिशरीज वगैरह इन सबको। सबसे पहले 12 नॉटिकल माइल्स देखते हैं, जो बेस लाइन है। यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स हमारा टेरिटोरियल सी होता है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट सोवरेन वाटर्स है किसी भी कंट्री का। 12 नॉटिकल माइल्स से 24 नॉटिकल माइल्स तक ये आप कंटिग्यूअस जोन, आपके कस्टम और इमिग्रेशन लॉज वगैरह वो लागू होते हैं। ये आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ काफ़ी प्रोडक्टिव होती है, आप कह सकते हैं। फिशरीज वगैरह, फिश स्टॉक्स वगैरह मैक्सिमम यहीं भी मिलता है। और इनफैक्ट जो टेरिटोरियल वाटर जो होता है 12 नॉटिकल माइल्स का, ये मैक्सिमम प्रोडक्टिव होता है इन सभी में भी आप देखेंगे तो इसलिए जो 5 नॉटिकल माइल्स तक जो है ना, 5 नॉटिकल माइल्स तक जो ट्रोलर्स हैं, मैकेनाइज्ड ट्रोलर्स हैं, उनके ऊपर बैन लगा रखा होता है ताकि जो बिल्कुल कोस्टल इकोसिस्टम है उसको वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो बेंथिक जोन आपका बेसिकली क्या है, आपका सी बेड इकोसिस्टम है। फोटिक क्या होता है, जहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली आती है वो फोटिक जोन है। बेंथिक नीचे वाला है सी सरफेस के अलोंग। एफोटिक जहाँ पर नहीं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपने देख लिया। तो बेंथिक एनवायरनमेंट क्या होता है, ये इकोसिस्टम ऑफ सी बेड है। सी बेड इकोसिस्टम है, वे कोरल्स हैं, मरीन प्लांट्स हैं, जुवेनाइल फिश हैं, वो सब रहते हैं। तो जो बॉटम ट्रोलिंग होती है, बॉटम ट्रोलिंग क्या है कि जिसमें जो फिशिंग बोट्स होती है उसमें बिल्कुल एक बड़ा सा जाल फेंक देते हैं, और वो जाल जो है सी बेड के अलोंग चलता है, और जो भी कुछ आएगा उसके सामने आगे वो सब जो है उसमें फंसता हुआ चला जाएगा, उसको सबको कैप्चर कर लेता है। देखो इस तरीके से, ये देखो बॉटम ट्रोलिंग। ये फिश नेट है। इस फिश नेट में सारे अलग अलग तरह की, हर तरह की स्पीसीज की फिशेज हैं, बाकी और मरीन फ्लोरा फोना जो भी आ रहा है, कोरल्स आ रहे हैं, सबको ले जाता है। तो एक तरह से ये बेंथिक इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाई कैच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बॉटम ट्रोलिंग। तो हम देखते हैं इसमें इनशोर जो इकोसिस्टम का जो डिस्ट्रक्शन है वो किस वजह से हो रहा है। एक तो हमने देखा कि बॉटम ट्रोलिंग वगैरह हो रही है। ठीक है, बॉटम ट्रोलिंग की वजह से बेंथिक इकोसिस्टम जो है, इनशोर इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। उसके अलावा और क्या क्या, डैम कंस्ट्रक्शन ऑन रिवर्स। अभी रिवर पे डैम बन गए तो उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट फ्लो हो रहा था रिवर वाटर के थ्रू सी में आ रहा था वो रुक जाएगा वहां पे। तो रिवर्स में जो मिनरल्स कम आएंगे, सेडिमेंट्स कम आएगा,
और उन्हीं के ऊपर फिश लार्वा और जुवेनाइल फिश है वो सर्वाइव कर रहे थे, तो उनको दिक्कत आएगी। ठीक है। मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन, मैंग्रूव्स जो है वो नर्सरीज ऑफ सी बोला गया इनको। तो मैंग्रूव्स जो एक इकोसिस्टम ये प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं श्रिम्प को, जुवेनाइल फिशेज को, ये सब ब्रीड करते हैं। तो जो रैपिड कोस्टल डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से मैंग्रोव कवर डिस्ट्रॉय हो रहा है। तीसरा आपका कोस्टल पोल्यूशन, तो जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, एग्रीकल्चर रन ऑफ, अर्बन सीवेज, तो बिना ट्रीटमेंट के अनट्रीटेड जो है ये सारा का सारा डिस्चार्ज हो रहा है सी के अंदर, इनशोर वाटर्स में, और वहां पर ये इट किल्स द बेंथिक इकोसिस्टम। ठीक है। तो ये अब सब हमने देखा कि क्या क्या कॉजेज हैं इनश्योर डिस्ट्रक्शन के। तो देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, तो हम डिटेल में इसलिए करें अलग अलग चीजें ताकि भाई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप उसको हैंडल कर पाओ, और ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमने केवल माइनर पॉइंट्स वगैरह लिखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना उन चीजों। तो अब हम देखते हैं कि मैकेनाइज्ड ट्रोलिंग यानी बॉटम ट्रोलिंग, इसको बुलडोजर ऑफ सी बोला गया है इन्होंने। तो करता है जैसे बुलडोजर डिस्ट्रॉय कर देता है, ऐसे ये भी मैकेनाइज्ड ट्रोलिंग है, बॉटम ट्रोलिंग जो है ये डिस्ट्रॉय कर देती है बेंथिक इकोसिस्टम। तो ये आयरन सॉरी हैवी आयरन नेट होता है जो सी बेड के अलोंग चलता है, एंड इट स्क्रैप्स द एंटायर बेंथिक इकोसिस्टम। तो कोरल्स, प्लांट्स, जुवेनाइल फिश, इनवर्टिब्रेट सब इसके अंदर कैप्चर हो जाते हैं। तो बाई कैच होता है, बाई कैच यानी जो अनइंटेंडेड स्पीसीज को भी हम पकड़ लेते हैं इसके थ्रू, जो चाहिए ही नहीं है ना, तो क्या खराब ही जाती है फिर ये। तो कोरल इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है यहाँ से, बाई कैच हो रहा है, 40 to 90% ऑफ बाई कैच जो है वो इसके थ्रू जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो मैकेनाइज्ड फिशिंग वेसल्स है, 60,000 से ज़्यादा मैकेनाइज्ड फिशिंग वेसल्स है, तो फ्लीट साइज बहुत बड़ा है, इट इज़ ग्रोइंग अनचेक्ड। देन 5 नॉटिकल माइल का जो रूल है कि ट्रोलर्स आर बैंड विद इन द 5 नॉटिकल माइल्स, लेकिन ये एनफोर्स नहीं हो रहा। तो एनफोर्समेंट, जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनमें पेट्रोल बोर्ड स्टाफ वगैरह नहीं, एनफोर्समेंट नहीं हो पा रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। जो ट्रेडिशनल स्मॉल फिशर्स हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, और इनश्योर जोन्स हैं वो खत्म हो रही है। ये सब इसका इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है। क्योंकि जो ट्रोलर्स वगैरह हैं बड़े बड़े फिशरमैन के पास है, 2 महीने का सीजन बैन होता है लेकिन इनसफिशियंट है ये सब इस तरीके से नहीं मानसून बैन के दौरान। ठीक है। फिर एक आपका पाक पे डिस्प्यूट है इंडिया श्रीलंका के बीच में। तो यहाँ पर क्या होता है, इंडिया के जो फिशरमैन है बहुत सारे, अपने हमने तो अपना सपोज करो कि जो फिशिंग स्टॉक है वो यहाँ से एक्सप्लॉइट कर दिया मैक्सिमम। अब कहाँ जाएंगे, वो श्रीलंकन वाटर्स में जा रहे हैं, वहाँ पे उनको पकड़ लेते हैं श्रीलंकन नेवी। उसके बाद ये डिप्लोमेटिक इश्यू क्रिएट होता है। तो दोनों तरफ से होता है लेकिन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो एक डिप्लोमेटिक इश्यू रहता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। सो मैकेनाइज्ड ट्रोलर फ्लीट काफ़ी ग्रो कर गया है अनचेक्ड ऑन इंडियन साइड ऑफ पाक बे। तो इंडियन ट्रोलर्स क्या हो रहे हैं, तो डिप्लीट कर दिया फिश स्टॉक को इंडियन साइड में। ठीक है। उसके बाद श्रीलंकन वाटर्स में चले जाते हैं वो, क्योंकि डिप्लीटेड कैच होगी, कंपनसेट करने के लिए उधर जाएंगे, तो उधर उनको पकड़ लेते हैं, लाइवलीहुड इश्यू हो जाता है, डिप्लोमेटिक इंसिडेंट्स हो जाते हैं। ठीक है। इंडिया श्रीलंका टाइज के अंदर एक डिप्लोमेटिक फ्लैश पॉइंट होता है, कच्चा तीव आइलैंड है, यहाँ पर भी ये भी एक इश्यू रहा इंडिया श्रीलंका के बीच में। ठीक है। तो बहुत सारे फिशरमैन जो है कच्चा तीव आइलैंड पर जाकर अपने नेट वगैरह सुखाते हैं, ड्राइंग पर्पज के लिए यूज करते हैं उसको। तो बहुत सारे इश्यूज हैं ये जो इंडिया श्रीलंका के बीच में जो है। फिर हम देखते हैं पॉलिसी क्रिटिक में कि डीप सी की तरफ फोकस होता है अपने इंडिया के जो ब्लू रेवोल्यूशन की जो पॉलिसी है। तो ब्लू रेवोल्यूशन में इन्होंने बोला है कि कोस्टल डिप्लीशन को इन्होंने देखा तो बोला डीप सी फिशिंग करो, डीप सी फिशिंग को प्रमोट करते हैं। लेकिन एफएओ कह रहा है डीप सी फिशिंग जो है इनसफिशियंट है। क्यों इनसफिशियंट है, क्योंकि डीप सी केवल केवल मार्जिनल इंक्रीज मिल रहा है, स्टॉक्स वहां भी लिमिटेड है। फिर डीप सी फिशिंग के लिए हाई फ्यूल कॉस्ट चाहिए, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। अब ये सारी चीजें स्मॉल फिशर्स के पास है नहीं। तो केवल जो रिच ट्रोलर्स हैं, जो बिग ट्रोलर्स हैं, वही बेनिफिट करेंगे इससे। तो बेसिकली सॉल्यूशन किस में होगा, इंश्योर मैनेजमेंट, इंश्योर इंश्योर रिस्टोरेशन के अंदर इसका है। तो सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट की एक वे फॉरवर्ड है। तो सस्टेनेबल तरीके से फिशरीज को मैनेज किया जाए। तो क्या तरीका बन सकता है कि प्रायोरिटाइज करो इंश्योर रिस्टोरेशन को, जो कोस्टल रिस्टोरेशन है, इंश्योर रिस्टोरेशन है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको प्रायोरिटाइज किया जाए। तो फोकस को शिफ्ट करो डीप सी से किसकी तरफ, प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग इंश्योर रिस्टोरेशन। सो 0 से जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का है, जो हमारा टेरिटोरियल सी है, टेरिटोरियल वाटर्स है, उस पर। फिर 5 नॉटिकल माइल का जो ट्रोलिंग का बैन है उसको एनफोर्स करो स्ट्रिक्टली, ताकि बैंथिक इकोसिस्टम को बचाया जा सके। फिर हमारा सीएमएफआरआई का जो मैंडेट था कि लैंडिंग डेटा से बियॉन्ड जाके बैंथिक इकोसिस्टम की एक्चुअल हेल्थ मॉनिटरिंग वो देखो, तो ग्राउंड ट्रुथ डेटा निकालो सी बेड से। तो सी बेड
से मॉनिटरिंग करो वहां से जाके, ऐसा नहीं कि जो आपके लैंडिंग सेंटर है वहां पर जो आया उसी को देख के आपने प्रेडिक्ट कर लिया। फिर मैनेजमेंट कैपेसिटी को अपग्रेड करो, तो यहाँ पर मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट है, तो ये तो आप किसी भी तरह के इश्यू में डाल सकते हैं कि मैनेजमेंट कैपेसिटी को अपग्रेड करना, ट्रेन स्टाफ, पेट्रोल बोट्स, मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, भाई जो लोकल फिशरमैन है, आपके ट्रेडिशनल फिशरमैन है, उनको पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व करो, तभी आप जो है पॉलिसी आपकी सिटीजन सेंटर की हो पाएगी, जो यहाँ पर फिशरमैन सेंटर की हो पाएगी आपकी पॉलिसी, और खासतौर से लोकल फिशरमैन। तो ये हमारा ये एडिटोरियल था। इसके अलावा अब हम इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और क्या क्या पॉइंट्स हम जनरेट कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। अब सपोज करो क्वेश्चन आपका आता है फिशरीज से, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आपका ब्लू रेवोल्यूशन पे आ सकता है, तो उसमें भी यही सब लिखना है। अब देखो स्टार्ट कैसे करना है। अगर ब्लू रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आता है तो एक सही तरीका क्या बन सकता है कि आप इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, ब्लू रेवोल्यूशन क्या क्या इन्वॉल्व करेगा वो बता सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपने कि फिश की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है। कैसे करना है? थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसकी? फिशरीज की। कौन सी? दोनों। कौन ही? इनलैंड एंड मरीन फिशरीज। और साथ ही साथ में क्या इंश्योर करना है कि बायोसिक्योरिटी मेंटेन रहे, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स मेंटेन रहे, एंड इम्प्रूव इनकम्स एंड न्यूट्रिशन। तो देखो कितने वेरिड पॉइंट्स हमने ले लिए इसके अंदर ब्लू रेवोल्यूशन। फिशरीज भी कोई और तरीके का क्वेश्चन बनता है, किसी भी कोई भी चैलेंजेस वगैरह कुछ भी क्वेश्चन बनता है, तो देखो इंट्रोडक्शन आपका हो सकता है इस तरीके से कि जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है मोर देन 11,000 किलोमीटर्स की है अभी, ठीक है, 11,098 किलोमीटर। तो एक वास्ट ईजेड है, और यहाँ पर जो फिशरीज है दे एक्ट एज द ग्रोथ इन, तो पोटेंशियल बता रहा है हमारा इसका फिशरीज सेक्टर का यहाँ पे। तो इस तरीके से आप एक साथ में कुछ डेटा है हमारा, पीआईबी से डेटा हमने लिया हुआ है, इन डेटा को भी यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, ठीक है। या फिर कहीं आप कुछ फैक्ट्स को, कुछ अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करना, वहां पर भी डेटा भी। फिश की प्रोडक्शन है वो पिछले 10 सालों में, यानी अगर 2013-14 से 24-25 की बात करें, तो पहले थी 95 लाख टन, अब होगी 197 लाख टन। तो 95 लाख टन से 197 लाख टन होगी आपकी फिश प्रोडक्शन, जिसको आप ऐसे बना के दिखा सकते हो कि भाई ये 95 लाख टन, ये 197 लाख टन। एक्सपोर्ट्स जो है 60,000 करोड़ से ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स हैं आपके। करीब 60 लाख का जो है 60 लैक्स का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है फिशरी सेक्टर। बहुत सारे मार्जिनल और वल्नरेबल सेक्शन भी एम्प्लॉयड हैं, वुमेन एम्प्लॉयड हैं इसके अंदर। अगर हम एग्रीकल्चर जीवीए की बात करें तो 7.4% ऑफ एग्रीकल्चर जीवीए को कंट्रीब्यूट करता है, हाईएस्ट अमंग एग्री एंड अलाइड सेक्टर। तो ये सब पीआईबी से डेटा लिया हुआ है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो इंट्रोडक्शन में या फिर आगे पॉइंट्स के अंदर। अब देखो एफएओ का डेटा और भी है। एक तो कुछ हमने एडिटोरियल से लिया था कि जो एफएओ की बता रहा है जो मरीन फिशरीज जो है इंडिया के अंदर सेचुरेशन पॉइंट पे प्लेट्यू रीच कर गए हैं, और मोस्ट मेजर फिश स्टॉक्स हैं वो ओवर यूटिलाइज्ड हैं, फुल्ली एक्सप्लॉइट हो चुकी हैं। ओवर कैपेसिटी हो रही है हमारी एक्सप्लोइटेशन के अंदर, अनरेगुलेटेड एक्सेस है, ट्रोलर फ्लीट एक्सप्लोजन हो चुका है बहुत, मैक्सिमम अराउंड 60,000 से ज़्यादा के आपके ट्रोलर फ्लीट्स हैं यहाँ पे। फिर बॉटम ट्रोलिंग हो रही है, बेंथिक इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। फिर एफएओ का एक डेटा आएगी, एफएओ का एक पॉइंट आएगी कि इन्होंने बताया कि जो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है, इसकी वजह से 10 से 15 दिन का फिशिंग डेज जो है वो लॉस हो रहा है एनुअली फॉर स्मॉल स्केल फिशर्स के लिए। कि ये जो डिजास्टर्स वगैरह हो रहे हैं, साइक्लोन्स वगैरह आ रहे हैं, इन सब की वजह से 10 से 15 दिन का फिशिंग डेज का स्मॉल फार्मर्स के लिए एनुअल फिशिंग डेज का लॉस है। तो अब अगर हम देखें जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सब इंक्रीजिंग इंटेंसिटी हो रही है साइक्लोन्स की, और भी कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, तो डिस्प्रोपोर्शनेटली पुअर को इम्पेक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ में पुअर एक्सेस टू इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का भी एक्सेस ठीक से नहीं है, खासतौर से स्मॉल एंड मार्जिनल फिशरमैन के पास में। तो क्लाइमेट इंजस्टिस का भी एक पॉइंट बनता है यहाँ पे। फिर वर्ल्ड ओशन समिट जापान में भी थी, वहाँ पर एक ये इन्होंने यहाँ पर इनका एक डेटा आया था कि जो इंडिया का जो फिशरी सेक्टर है वो लूज करता है अराउंड $2.2 बिलियन। किसकी वजह से? वाटर पोल्यूशन की वजह से। तो वाटर पोल्यूशन आपका कह सकते हो कि ऑयल स्पिल भी यहाँ पर आ जाएगा, वाटर पोल्यूशन जो क्रिएट कर रहा है, साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, और हमने बहुत सारी जो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी से 10 से 15 दिन का फिशिंग डेज का नुकसान हो रहा है छोटे फिशरमैन को, और वाटर पोल्यूशन की वजह से $2.2 बिलियन का इंडियन फिशरी सेक्टर लूज कर रहा है। तो ये कुछ डेटा है आपको तो बार बार पढ़ेंगे किस तरीके से, अगर देखो सारे पॉइंट्स याद भी नहीं होंगे, जरूरत भी नहीं है,
ठीक है, 60-70% भी अगर आप इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कैरी ऑन कर जाते हैं, देन इट विल बी वेल एंड गुड। ठीक है, चैलेंजेस देखते हैं। सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग चैलेंज है कि हमने पढ़ा देखा, ओवर एक्सप्लोइटेशन हो चुका है फिश स्टॉक्स का यहाँ पे। तो डिमिनिशिंग फिशिंग स्टॉक्स हो रहे हैं, सब्सिडीज काफ़ी हाई मिल रही हैं, तो डिमिनिशिंग फिशिंग स्टॉक्स हो रहे हैं इन सब की वजह से। तो क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, आईयूयू फिशिंग है, इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ठीक है, तो टर्म अच्छी है, इसको याद कर लेना है। आईयूयू फिशिंग, इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। चीज़ें वही है, जो ओवर एक्सप्लोटेशन जो हो रहा है इन्हीं तरह की फिशिंग की वजह से हो रहा है। ओवर फिशिंग हो रही है आपकी, अनरेगुलेटेड हाई सी में फिशिंग हो रही है, तो ये सब चीज़ें अनसस्टेनेबल फिशिंग की तरफ लेके जा रही है। फिर डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं, लाइक बॉटम ट्रोलिंग हमने देखा था। तो बॉटम ट्रोलिंग की वजह से क्या था, जो बेंथिक इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, कि नेट जो होता है, नेट में सारी हर तरह की अलग अलग स्पीसीज आ रही है, बाई कैच हो रहा है, कोरल भी चले जा रहे हैं, तो कंप्लीट बेंथिक इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। अनइंटेंडेड कैच होता है, तो चाहिए नहीं स्पीसीज वो भी आ रही है, एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो भी पकड़ी जा रही हैं। सेकंड चैलेंज देखिए, इंफ्रा में गैप्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड एक तो सेक्टर बहुत ज़्यादा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हो रही हैं, वैल्यू एडिशन में दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, ट्रेसेबिलिटी की प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो कैश टू कंज्यूमर, यानी पकड़ा सीधा कंज्यूमर के पास वहाँ पे, तो जो पता नहीं लग पा रहा है वो आया कहाँ से, कौन सी है वो फिश, कौन सी क्या क्वालिटी है उसकी, तो ट्रेस करना मुश्किल हो जा रहा है। शो टू डोर, ठीक है, तो इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। कैसे होगा, तो ई कॉमर्स हेल्प करेगा आपको, क्योंकि आपको चाहिए ट्यूना फिश कौन सी ये वाली, तो पर्टिकुलर आपको एग्जैक्टली ट्रेस कर पाओ उसको कंज्यूमर जो है। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, किसमें स्पीसीज के अंदर, मार्केट में, स्टैंडर्ड क्वालिटी के अंदर, तो ये सब चैलेंजेस है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आप देख सकते हैं, क्रेडिट में कंस्ट्रेंट है एक्सेस के अंदर। तो ये बता रहे हैं कि आरबीआई का डेटा है कि एग्री अलाइड सेक्टर है, इक्वल 10% मिलता है इसको टोटल एग्री क्रेडिट का। फिर आपकी ओवरऑल इनकम जो है वो स्टेग्नेशन हो गई है, तो इकोनॉमिकली अनवाइबल हो रहा है ये जो फिशिंग यहाँ पर स्मॉल फिशरमैन के लिए। फिर क्वालिटी फिश सीड्स भी नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे। पॉलिसी इश्यूज में देखें तो रेगुलेटरी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो हम देखें कंजर्वेशन की तरफ ध्यान दें, लाइवलीहुड की तरफ। ठीक है, फिर पॉलिसी इश्यू एक आपका क्या हो सकता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट होता है, डेवलपमेंट वर्सेज एनवायरमेंट, डेवलपमेंट वर्सेज लाइवलीहुड। तो तीन इंपॉर्टेंट, आप इनको कहीं भी यूज कर सकते हो इस तरह के सिमिलर मैटर्स। फिर एनवायरमेंटल रिस्क है, कि एफएओ का डेटा हमने देखा था ऊपर, यूज किया था, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो 10-15 दिन का फिशिंग डेज का लॉस है। ठीक है, इस तरह के रिस्क आ रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन की वजह से हमारा वर्ल्ड ओशियन समिट का जो डेटा था। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी हो रही है, वाटर पॉल्यूशन, ऑयल स्पिल, शिप डिब्री, इन सब की वजह से, जो वाटर पॉल्यूशन की वजह से हमने देखा 2-2.5 बिलियन डॉलर्स का जो लॉस हो रहा है इंडियन फिशरी सेक्टर को। हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी एंड स्किल गैप आ रहा है, लो प्रोडक्टिविटी है, लो आर&डी है। इंटरनेशनल ट्रेड रिस्क भी है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स है, तो एक्सपोर्ट्स में जो फॉल होता है, तो यहाँ पर डब्ल्यूटीओ के इश्यूज आ जाते हैं, यहाँ पे सब्सिडीज वगैरह देते हैं हम, या फिर टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स वगैरह इन सब के अंदर। फिर नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका के साथ में इश्यूज, हमारे डिस्प्यूट हमने देखा था। तो इंडियन फिशरमैन जो है, हमारे आगे स्टॉक्स जो है, फिशिंग स्टॉक्स डिप्लीट कर गए, श्रीलंकन वाटर्स में जाते हैं, श्रीलंकन वाले फिर नेवी पकड़ लेती है इनको। फिर डिप्लोमेटिक जो है, टसल जो है डिप्लोमेटिक, एक जो है कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है। कच्चा तीऊ आइलैंड के रिगार्डिंग भी सिमिलर इश्यू हमारे। तो ये आप भी डेफिनेटली पॉइंट्स को लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड इनिशिएटिव्स के क्या क्या किया जाना चाहिए, तो इंश्योर बेंथिक इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जाए, तो इंश्योर रिस्टोरेशन पे फोकस किया जाए, वो एक ज़्यादा जरूरी है। तो स्ट्रिक्टली 2 नॉटिकल माइल्स का ट्रोलर रेगुलेशन को एनफोर्स करें। ब्लू रेवोल्यूशन 2.0, इसमें आप दो स्कीम डिस्कस कर सकते हैं। है तो मेनली एक स्कीम, ये इसी का सब कंपोनेंट है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है फिशरी सेक्टर में, और इसकी सब स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये इसी के अंदर, मत्स्य संपदा योजना के अंदर ही है। तो मत्स्य संपदा योजना ब्लू रेवोल्यूशन पे फोकस कर रही है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों को एनहांस करना है, इन्फ्रा एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करना है, फिशर्स के वेलफेयर के ऊपर ध्यान देना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्लूड करनी है। ठीक है, अडोप्शन करनी है, अडोप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक आरएएस, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, लिखनी है। बायोफ्लोक, आरएएस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आरएएस के आपका रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, तो सर्कुलेटरी बेसिकली वाटर को वही यूज रीयूज किया जाता है, उसी को प्योरीफाई कर करके। फिर आपका है मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, तो इसका फोकस है फॉर्मलाइज करने में फिशरी सेक्टर को।
ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देने के ऊपर। तो इसमें एक आपका नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म फॉर्मलाइज करने के लिए एक्वाकल्चर को एक वन स्टॉप पोर्टल है। तो क्या प्रोवाइड होता है यहाँ से? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड होता है, एक्वाकल्चर इंश्योरेंस, ग्रांट्स वगैरह, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी चीजें। तो नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके लिए? फॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्वाकल्चर। सेम मत्स्य किसान समृद्धि योजना ये इसी के लिए, फॉर्मलाइजेशन के लिए है। तो इंसेंटिवाइज करता है एक्वाकल्चर इंश्योरेंस को, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, इंश्योरेंस मिलेगा तो यहाँ पे। तो ये आपका नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिर डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन फिशरीज, यहाँ पर जो इंडिया की क्या पोजीशन, इंडिया का क्या स्टैंड है कि भाई स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, साथ में अगर हम फोकस करें ओवरऑल सब्सिडी पे नहीं, पर कैपिटा सब्सिडी देखो, तो पर कैपिटा सब्सिडी तो इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो पर कैपिटा सब्सिडी ऑटोमेटिकली कम आएगी। फिर हमारा स्टैंड है, फोकस है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर हो। ऐसा नहीं कि सभी कंट्रीज की इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई जो कंट्री ज्यादा डेवलप कर चुके हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, जब भी डेवलप कर रहे हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है। तो इसी तरह की कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है। लेकिन टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज करनी है, टेक्नोलॉजी अडोप्शन लेके आनी है, तो मॉडर्नाइजेशन करना है फिशिंग हार्बर्स का। फिर डिजिटाइजेशन लेके आनी है, तो एनएफ हमने नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म देखा था हमने। ड्रोन्स को यूज करना है लॉजिस्टिक्स इंप्रूवमेंट में, पुदुचेरी में किया जा रहा है इसको, एग्जाम्पल आप दे सकते हो। फिर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करना है हमने, तो आरएएस रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो रिसर्कुलेटरी तरीके से यूज किया जाता है, तो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं हम यहाँ पे। फिर बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी है, तो इसमें फ्लोक्स ऑफ बैक्टीरिया का यूज करते हैं, बैक्टीरिया यूज किया जाता है इसमें। तो बैक्टीरिया बेसिकली फिश फीड्स की आप यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एफिकेसी को इम्प्रूव करता है। तो इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन, अगर देखो स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर क्वेश्चन एक ब्रॉड बेस्ड है फिशरीज पे, तो बस आपने लिखना है टेक्नोलॉजी अडोप्शन करनी है फिशरीज में, फॉर एग्जाम्पल आरएएस रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम एंड बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी, बस खत्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ये आपके बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी को यूज करके दिखाया गया है। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग में टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करना है अब। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग में भाई जो फिशरमैन वो देखेंगे कि हाँ वेदर कैसा है, उसका अकॉर्डिंगली वो अपने प्लान करें फिशिंग आवर्स वगैरह, फिशिंग जर्नी वगैरह। फिर आपका क्लाइमेट अडेप्टेशन वगैरह, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट अडेप्टेशन भी जरूरी है। फिर ट्रेडिशनल नॉलेज को इंटीग्रेट करना है मॉडर्न साइंस के साथ में। मार्केटिंग ब्रांडिंग के रिगार्डिंग आप कह सकते हो कि ग्लोबल इको लेबलिंग करें ताकि मैक्सिमम प्राइस डिस्कवरी की जा सके। लक्षद्वीप टूना फॉर एग्जांपल, तो बेटर मार्केट एक्सेस और प्राइस के लिए, बेटर प्राइस डिस्कवरी के लिए ग्लोबल इको लेबलिंग वगैरह पे फोकस किया जाना चाहिए, ताकि पता लगे एग्जैक्टली भाई हम मंगा रहे हैं कि कौन सी फिश है ये, क्या क्वालिटी है उसकी। ठीक है, तो मार्केटिंग ब्रांडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेम मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के अंदर एक्सपोर्ट वगैरह करें अलग अलग कंट्रीज वगैरह में। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म अगर हम देखें, तो CMFRI का जो रिफॉर्म है वो किया जाना चाहिए। जो लैंडिंग डेटा है उसके आगे जाके हम एक्चुअल स्टॉक असेसमेंट है सी लेवल में, वहां पर जाके हम चेक करें। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जी, जो लोकल ट्रेडिशनल फिशरमैन है उनको इन्वॉल्व किया जाए पॉलिसी मेकिंग के अंदर। फिर कुछ केस स्टडी वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे केरला ब्लू इकोनॉमी कनक्लेव जो है। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केरला और EU ने मिलकर ये किया था। तो इसमें सस्टेनेबल ओशन बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की ऊपर बात की गई थी। ठीक है, तो एग्जाम्पल वगैरह दे सकते हैं आप इस चीज़ का। फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं पुदुचेरी में रिगार्डिंग द फिशरीज सेक्टर, लॉजिस्टिक्स वगैरह के अंदर ही। कंक्लूजन क्या करें? देखो कंक्लूजन एक, या तो आप क्या कर सकते हो कि वे फॉरवर्ड के 2-3 पॉइंट्स मिला के कंक्लूजन बना सकते हो। ठीक है, या फिर एक ये इसको भी याद कर सकते हो कि जैसे अपना इंडियन फ्लैग है, तो अपने मोदी जी ने कहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि जो ब्लू व्हील है अपने इंडियन फ्लैग के अंदर, इसमें ये ब्लू व्हील रिप्रेजेंट कर रहा है द पोटेंशियल ऑफ ब्लू इकोनॉमी। इस तरीके से भी कंक्लूड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।